हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 2 पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था हम करेंगे जो कॉग्निटिव डोमेन जो है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको कवर करेंगे। और फिर जो बचे हुए 2 डोमेन है आपके, अफेक्टिव डोमेन और एक आता है आपका साइकोमोटर डोमेन, इन दोनों डोमेन्स को हम पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाके उसको कवर करना, उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, कैसे आई है, ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो हमने वहाँ पे किया था। और साथ ही साथ जो कॉग्निटिव डोमेन है वो भी हमने पार्ट 1 में ही किया था। पार्ट 2 में सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूंगी। आगे के जो पार्ट है, आगे का जो सेक्शन आपका बचा हुआ है अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, यहाँ से हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये मत बोलना कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं बताया, वो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर बता चुकी हूँ। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि कल हमने क्या कर लिया था। मैंने बताया था आपको कि कॉग्निट जो आपका है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो आपकी बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में, और इसमें उन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बात करी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो हमारा जो भावनात्मक डोमेन जो है, भावना आधारित जो डोमेन है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, यानी कि इमोशन बेस्ड डोमेन से शुरुआत करते हैं क्लास को। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। जहाँ पे भी आप अपने ब्रेन की बात करो, जहाँ पे भी आप अपने दिमाग की बात करो, अपनी नॉलेज की बात करो, वहाँ पे वर्ड हमेशा कॉग्निटिव आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी आपको कॉग्निटिव वर्ड दिखे तो समझ जाना आपकी बुद्धि की बात हो रही है वो। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन उसको हम हिंदी में कहते हैं, जो कि आपकी बुद्धि को दर्शाता है। दूसरा डोमेन था आपका अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावनात्मक डोमेन। अब नाम से ही पता चल रहा है भावनात्मक, जहाँ पे भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ों की बात होगी। तो इस डोमेन में बेंजामिन ब्लूम ने क्या कहा था, अभी कॉग्निटिव डोमेन में बच्चे का बुद्धि का विकास तो आपने कर लिया, लेकिन बुद्धि के साथ साथ हमको बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना था, है ना। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमको बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो उस ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बच्चे का दिमाग भी हमको विकास करना है, दिमाग का भी विकास करना है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं उसका भी विकास करना है, साथ ही साथ उसके अंदर हमको कौशल का विकास भी करना है, उसको हमको फिजिकल एक्टिविटीज भी सिखानी है, साइकोमोटर डोमेन का भी विकास करना है। तो अब भावनात्मक डोमेन से क्या पता चलता है कि हमको बच्चे का भावनाओं का भी विकास करना है। अब वो भावनाओं का विकास कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो इस डोमेन में जो आपकी बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने 5 चरण के बारे में बात करी थी, 5 लेवल्स की बात करी थी। ठीक है, जैसे हमने कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल देखे थे। सबसे पहले आपका नॉलेज था, लास्ट में आपका इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन वाला चरण था। वैसे ही आपका जो अफेक्टिव डोमेन है इसमें 5 चरण है, और इन 5 लेवल्स के आधार पे ही आप अफेक्टिव डोमेन को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो एक बच्चे के अंदर। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, दिस टीचिंग डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील विद थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग्स, values, appreciation, enthusiasm, motivation and attitudes. This domain is categorized into 5 subdomains. इस डोमेन को, जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, इसको 5 चरणों में विभाजित किया हुआ है। कौन कौन से वो 5 आपके है ना स्टेजेस आते हैं, चरण आते हैं। सबसे पहले है रिसीविंग, फिर है रेस्पॉन्डिंग, फिर है वैल्यूइंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, और लास्ट में आता है आपका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे लोवेस्ट लेवल यहाँ पे है आपका रिसीविंग, ए वाला, और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो है आपका ई वाला, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसको समझेंगे अभी हम 1 बाय 1 करके। सबसे पहले इसका हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिगम को एक बौद्धिक या मानसिक कार्य माना जाता है। ठीक है, हालांकि अधिगम केवल संज्ञानात्मक कार्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति व्यवहार, दृष्टिकोण और शारीरिक कौशल सीख सकता है। भावनात्मक डोमेन में भावनाएं, इच्छाएं और दृष्टिकोण शामिल होते हैं, यानी कि लर्निंग इज थॉट ऑफ एज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल फंक्शन। हाउएवर लर्निंग इज नॉट ओनली अ कॉग्निटिव function. One can also learn attitudes, behaviors and physical skills. Affective domain involves feelings, emotions and attitudes. यानी कि क्या बोला है यहाँ पे ये बोला गया है कि अधिगम यानी कि लर्निंग, जो भी हम सीखते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम और इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। ठीक है,
तो यहाँ पे थ्योरी में बोला गया है कि लर्निंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हो, भाई चीज़ों को याद कर रहे हो, सीख रहे हो और बुद्धि का विकास कर रहे हो। नहीं, लर्निंग से आप अपना जो बिहेवियर है उसको भी बदल सकते हो। लर्निंग से आप अपना जो व्यवहार है, आप अपना जो दृष्टिकोण है, आपकी जो शारीरिक कौशल है उसको भी तो सीख सकते हो ना। लेकिन हम लर्निंग से क्या समझते हैं, भाई इसकी तो लर्निंग हो रही है, इसका अधिगम हो रहा है, मतलब इसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। लेकिन बुद्धि के साथ साथ उसके कौशल का विकास, उसके व्यवहार का विकास, उसके दृष्टिकोण का विकास भी होता है अधिगम के माध्यम से ही, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, जो आपका भावनात्मक डोमेन है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, उसमें आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके दृष्टिकोण, ये सारी चीजें शामिल होती है आपके अफेक्टिव डोमेन में, भावनात्मक डोमेन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, इस शिक्षण डोमेन में वह तरीके शामिल है जिसमें चीजों से भावनात्मक रूप से निपटते हैं। जहाँ पे हम चीजों से भावनात्मक रूप से निपट रहे हैं, यहाँ पे हमारी बुद्धि का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। बुद्धि का उपयोग आपके कॉग्निटिव डोमेन में हो चुका है। यहाँ पे हम हमारी भावनाओं का यूज करें, इमोशंस और फीलिंग का यूज करें चीजों से निपटने के लिए, ठीक है। जैसे भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा, दृष्टिकोण जैसे भावनात्मक तरीके से व्यवहार करने का तरीका शामिल है। इस डोमेन को 5 सब डोमेन में वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि प्राप्त करना यानी कि रिसीविंग, फिर प्रतिक्रिया, फिर महत्व देना, फिर व्यवस्थापन और फिर विवरण, ठीक है। अब ये 5 चरण क्या है उसको आराम से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिसीविंग। रिसीविंग क्या होता है, रिसीविंग यानी कि प्राप्त करना। प्राप्त करना यानी कि किसी भी चीज को रिसीव करना, ठीक है। तो प्राप्त करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली प्राप्त करना मतलब कोई चीज प्राप्त करना नहीं है। प्राप्त करने से इनका जो तात्पर्य है वो क्या है, इन्वॉल्व पैसिव पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटेरियल और फिनोमेना। क्या बोला है यहाँ पे रिसीविंग का मतलब क्या है। अब अफेक्टिव डोमेन में मैंने बताया हम बच्चों के अंदर भावनाओं का विकास करेंगे। तो भावनाओं का विकास कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चा किसी चीज को रिसीव करेगा। रिसीव करेगा मतलब सपोज बच्चे के सामने अगर 2 जने खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं तो वो जो लड़ाई है उसको सुनेगा। तो सुन रहा है, उसको देख रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको परसीव कर रहा है, अपने अंदर उसको रिसीव कर रहा है, अपने अंदर वो भावनाएं ले रहा है। ये भी रिसीविंग हो सकता है, प्राप्त करना हो सकता है, ठीक है। या फिर बच्चों के सामने कुछ है ना, कुछ अच्छी चीज हो रही है तो वो अच्छा अनुभव जो है उसको फील कर रहा है, उस अच्छे अनुभव को परसीव कर रहा है, ठीक है। तो वो भी प्राप्त करना हो सकता है। तो यहाँ पे रिसीविंग का मतलब क्या है, जैसी क्रियाएं आप बच्चों के सामने करोगे वो उस चीज को देखेंगे, उस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और वो चीज अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे। तभी तो बोलते हैं कि बच्चों के सामने मतलब ऐसा कुछ भी मत करो जो आप नहीं चाहते हो कि उनके अंदर वो सारी चीजें जाए। बच्चों के सामने हमेशा अच्छे से ही पेश आओ, है ना। तो रिसीविंग यानी कि आप जैसा बच्चे के सामने करते हो वैसी चीज है ना अपने अंदर ग्रैब करने की कोशिश करता है, रिसीव करने की, प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, रिसीव करना। जैसा बच्चे के सामने करोगे वो उस चीज को पहले रिसीव करेगा, देखेगा आंखों के माध्यम से, सुनेगा कानों के माध्यम से और जो भावनाएं है उसको फिर फील करेगा और अपने अंदर रिसीव करने की कोशिश करेगा। पहला चरण हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका स्टेप क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग यानी कि प्रतिक्रिया करना, रिस्पॉन्स देना, ठीक है। किसी ने आपको ये मैसेज भेजा तो आप उस मैसेज का फीडबैक दोगे यानी कि रिप्लाई करोगे, तो वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स देना हुआ। तो यही वो सेम मतलब है आपका रिस्पॉन्सिंग का, रिस्पॉन्डिंग का। अब रिस्पॉन्डिंग क्या होता है, प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना मतलब बच्चे के सामने अगर 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चे ने क्या देखा कि भाई दोनों लड़ रहे हैं, तो वो उनकी जो भी लड़ाई झगड़ा है उनका वो बच्चे ने देखा, उसने रिसीव कर लिया। अब वो क्या करेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया कैसे देगा, वो घर पे जाएगा, अगर उसका भी भाई बहन के साथ में कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो सेम चीज जो वो देख रहा था ना कि भाई 2 बच्चे सामने लड़ाई कर रहे तो वो क्या आपस में बोल रहे हैं एक दूसरे को, वो सेम चीज फिर वो घर पे जाएगा और अपने भाई बहन से लड़ेगा और वही सेम तरीके से वो उनसे लड़ाई करेगा। तो वो क्या है, वो प्रतिक्रिया दिखा रहा है, जो देखा वो करा उसने, ठीक है। तो पहले चरण में उसने रिसीव कर लिया, दूसरे में उसने अपनी प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग कर लिया, प्रतिक्रिया दिखा ली। अब आता है बात तीसरे चरण की। तीसरा चरण क्या आता है आपका, महत्व देना यानी कि वैल्यूइंग। इसका क्या मतलब होता है, वैल्यूइंग का मतलब है कि अब बच्चे ने जो देखा उसने वही चीज को रिपीट करा, ठीक है। अब रिपीट तो कर लिया, लेकिन अब आपके मन में एक तो लिस्ट होती है कि भाई ये अच्छी चीजें हैं जो मेरे को करनी है, ये बुरी चीजें हैं जो मेरे को नहीं करनी है, ठीक है। तो बच्चे ने कुछ देखा, वो सेम उसने रिपीट करा। अब रिपीट करके अगर उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उसको बढ़ाइयाँ मिलती है, तो वो वापस से उस चीज को रिपीट करेगा और उसके मन में क्या हो जाएगा कि ये तो अच्छी चीज है, ये मेरे को बार बार करनी चाहिए। या कोई बुरी चीज उसने देखी, कोई बुरी चीज उसने भी खुद ने करने की कोशिश करी और उसको अगर बुराई मिलती है तो वो क्या हो जाएगा,
वो सोचेगा कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे को सबने डांटा था, मेरे को बुराई मिली थी, तो मेरे को वापस से उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है आपका महत्व देना, यानी कि वैल्यूइंग करना चीज़ों को। आप ऐसे लिस्ट बना के देखते हो मन में कि क्या क्या चीज़ें मेरे करने लायक है, क्या क्या चीज़ें मेरे करने योग्य नहीं है। ठीक है, अभी लास्ट में पूरा एक एग्जाम्पल देकर समझा दूंगी। यहाँ पे सिर्फ एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो वैल्यूइंग आई होप समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु के मूल्य या महत्व को देखने और उसे व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है, यानी कि रिफर्स टू द एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्ड ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। ये क्या होता है, वैल्यूइंग यानी कि महत्व देना। और आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, व्यवस्थापन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, अब जब आपने वैल्यूइंग देख लिया, आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीजें आपके करने योग्य है, कौन कौन सी चीजें आपके करने योग्य नहीं है, तो फिर जो आपके करने योग्य नहीं है भाई, जिससे आपको बुरा फील हुआ है, जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची, वो आप दोबारा नहीं करोगे। जिससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वो आप वापस से करोगे। तो आप एक पूरी लिस्ट बना लोगे, हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे को करनी है, ये सारी चीज़ें मेरे को जीवन में नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका, आपने क्या कर ली, व्यवस्थापन कर लिया, आपने उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके अपने दिमाग में फिट कर लिया। ठीक है, और फिर लास्ट चरण आता है आपका विवरण यानी कि कैरेक्टराइजिंग। अब कैरेक्टराइजिंग क्या होता है, एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू यू आर इंटरनलाइज्ड, इट इन्वॉल्व टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। यानी कि विवरण का मतलब क्या होता है, आपके द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार लगातार कार्य करना है, इसमें भावनात्मक ज्ञान का निर्माण करना शामिल होता है। यानी कि विवरण यानी कि कैरेक्टराइजिंग, या फिर हम इसको नेचुरलाइजिंग के नाम से भी जान सकते हैं। अब कैरेक्टराइजिंग यानी कि अब आपको पता चल गया कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी है जो मेरे करने योग्य है, जिसको मैं बार बार रिपीट करके कर सकती हूँ। ठीक है, अब जो आपके करने योग्य चीज़ है आप वो बार बार करोगे। अब आपने उस चीज़ को इतनी बार कर लिया कि वो आपकी नेचर में घुस चुकी है, आपकी प्रकृति बन चुकी है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमने बचपन में ABCD याद करा था, तो अब वो हम इतने बड़े हो गए, हमको इतने अच्छी तरीके से वो ABCD याद हो गई कि अब हमको कोई नींद में भी उठा के पूछ लेता है तो हम आराम से उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। ABCD हमको आराम से आती है, या फिर 1 2 3 4 हमारे अंदर, मतलब हमारा वो इतनी प्रकृति बन चुकी है, हमारी इतना नेचर हमारे है ना, मतलब कैरेक्टर में घुस चुकी है वो चीज़ कि हमको रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछेगा, 3 बजे भी उठा के पूछ लेगा, तो वो चीज़ हमारे जुबान पर रहेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका नेचुरलाइजिंग या फिर कैरेक्टराइजिंग होना, विवरण करना। ठीक है, ये 5 स्टेप्स थे आपके, जिसके थ्रू हम बच्चे के अंदर भावनाओं को जगा सकते हैं। अब अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं थ्योरी को रीड कर देती हूँ और एक पूरा अच्छा एग्जाम्पल देके आपको 5 ही पॉइंट आसानी से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था प्राप्त करना यानी कि रिसीविंग। इसमें हमने क्या देखा, निष्क्रिय रूप से ध्यान देना और निश्चित विचारों, सामग्री या परिघटना के अस्तित्व के बारे में जागरूक होना शामिल होता है। कोई चीज़ आप देख रहे हो तो उस चीज़ के बारे में आप जागरूक हो रहे हो। ठीक है, आपको नॉलेज मिल रही है। जो हमने वो कॉग्निटिव डोमेन में पहला चरण किया था ना, नॉलेज वाला, उसमें क्या देखा था, मैंने क्या बताया था आपको कि बच्चे को उस चीज़ के बारे में अवेयर करवाना। यहाँ पे वो सेम चीज़ है, बच्चा कुछ देख रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है, उसको परसीव कर रहा है। ठीक है, दूसरा चरण था आपका प्रतिक्रिया दिखाना यानी कि रिस्पॉन्ड करना, सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रियाओं में भाग लेना। अब जो उसने देखा वो वैसा ही करेगा, उस प्रक्रिया में भाग लेगा, है ना। भाग लेना, आप न केवल प्रोत्साहन के बारे में जागरूक होंगे बल्कि किसी तरह से इस पर प्रतिक्रिया भी करेंगे। जो देखा आप उस पर रिप्लाई करने की, उस पर प्रतिक्रिया यानी कि उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करोगे, वैसा ही आप भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, महत्व देना यानी कि वैल्यूइंग। इसका क्या मतलब है, किसी वस्तु के मूल्य या महत्व को देखने और उस व्यक्ति और उसे व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यानी कि वैल्यूइंग का मतलब क्या है, रिफर्स टू द एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट। यानी कि इसका क्या मतलब है, जो चीज़ आपने देखी, आपने उसको करा भी सही, अब करने के बाद में आप उसकी वैल्यू पहचानोगे कि क्या वो चीज़ करने योग्य है या फिर करने योग्य नहीं है। ये कैसे पहचानोगे, किसी ने अगर उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो आप दोबारा से करोगे, किसी ने अगर उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो आप उस चीज़ को दोबारा से नहीं करोगे। यही होता है वैल्यूइंग करना यानी कि महत्व देना किसी चीज़ को। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था आपका, व्यवस्थापन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड चरण में हमने क्या देखा, वैल्यूइंग यानी कि महत्व देना। अब जो चीज़ें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप उसको अपने दिमाग में एक अलग लिस्ट में डाल लोगे कि ये चीज़ें जो है मैं लाइफ में कर सकती हूँ। जो चीज़ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है आप उसको अपने दिमाग में एक अलग लिस्ट में डाल लोगे कि ये चीज़ें वो है जो मैं लाइफ में दोबारा से रिपीट नहीं करनी है मुझे, वरना वापस से ही जो मेरे पुराने कॉन्सिक्वेंसेस थे वो मुझे फेस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपने पूरा एक चार्ट बना के अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए जो मेरे लिए
लिए अच्छा है, क्या नहीं करना चाहिए जो मेरे लिए बुरा है। तो ये क्या होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है। और फिर पांचवा चरण आता है आपका विवरण यानी कि कैरेक्टराइजिंग। अब जो अच्छी चीजें हैं, जो आपने अपने दिमाग में चार्ट बनाया था कि वो मेरे को करनी चाहिए, अब उन अच्छी चीजों को आपने बार बार रिपीट करा और इतनी बार आप उस चीज को करते गए कि वो अब आपका नेचर बन चुका है, आपका कैरेक्टर, आपकी प्रकृति बन चुका है। यही होता है आपका पांचवा पॉइंट, जिसका नाम है विवरण, यानी कि आपके द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार लगातार कार्य करना। आप उस चीज के ऊपर बार बार लगातार प्रैक्टिस करे जा रहे हो और इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आपकी उस चीज को लेकर कि रात को 2 बजे भी उठा के कोई पूछ रहा है तो आपके मुंह पे उसका सही जवाब है। ठीक है, तो यही होता है कैरेक्टराइजिंग, यानी कि एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू यू हैव इंटरनलाइज्ड। अब वो वैल्यू आपके अंदर इंटरनलाइज्ड हो चुकी है, आपका कैरेक्टर, आपकी प्रकृति बन चुकी है। ठीक है, आई होप ये पांचों ही चरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल से पांचों पॉइंट आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, भावनात्मक डोमेन है, उसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर भावनाओं को जगाते हैं। भावनाएं क्या हैं? भावनाएं आपका दृष्टिकोण हो सकती है, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर हो सकती है, आपकी इमोशंस हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती है। ठीक है, अब बच्चे के अंदर भावनाएं कैसे जगाएंगे? एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कोई 2 बच्चे जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं और एक छोटे बच्चे ने उनको देख लिया लड़ता हुआ, और दोनों जो भाई हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे को अपशब्द का यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसने देख लिया। तो पहला चरण मैंने आपको क्या बताया था? रिसीव करना। उसने वो चीजें लड़ाई करती हुई देख ली, वो जो अब्यूज कर रहे हैं उसको सुन लिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ? उसने रिसीव कर ली वो सारी चीजें। वो भैया उसको क्या बोल रहे थे, वो भैया उसको क्या बोल रहे थे, उस भैया ने उसको थप्पड़ मारा, उस भैया ने उसको थप्पड़ मारा, ये सब देख लिया उसने। ठीक है, रिसीव कर लिया। अब दूसरे चरण में क्या बताया था मैंने आपको? दूसरे में बताया था रिस्पॉन्डिंग करना, यानी कि प्रतिक्रिया देना। अब वो बच्चा जो है जिसने वो लड़ाई देखी, वो छोटा बच्चा, वो घर पे जाएगा, उसका जो भाई है किसी बात पे उसकी उससे लड़ाई हो गई, अब वो सेम चीज वैसे रिपीट करेगा जैसे उसने, जो उस लड़के ने देखा था ना उसको, कि भाई 2 लड़के जो है वो लड़ाई कर रहे थे और आपस में एक दूसरे को अब्यूज करके मारा पीटी कर रहे थे, तो वो सेम चीज फिर अब वो अपने छोटे भाई के साथ में करेगा। ये क्या हो गया? सेम चीज। ये दूसरा चरण हो गया आपका रिस्पॉन्डिंग करना, यानी कि प्रतिक्रिया। पहले उसने वो देखा, वो घर पे जाके लड़ाई करी, वो सेम टू सेम चीज उसने रिपीट करी। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब तो थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको? वैल्यूइंग करना, यानी कि महत्व देना। अब जब उसने अपने भाई के साथ में लड़ाई करी तो ये सब कुछ पास में खड़ी होकर मम्मी देख रही है, मम्मी आई, मम्मी ने दोनों को चांटा मारा जोर जोर से। ठीक है, अब महत्व देना, यानी कि अब उसको पता चला कि अच्छा, जो मैंने किया, जो मैंने लड़ाई करी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्यों पता चला? क्योंकि उसकी मम्मी से उसको 2 थप्पड़ पड़े। ठीक है, अब उसको क्योंकि पिटाई हुई तो उसको पता चल गया कि भाई ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब उसने उस चीज को महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो ये होता है महत्व देना। अब आपको पता चल जाता है कि भाई आपने जो चीज करी है उस पर दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है, उसके आधार पे जो आपको करना है, जो आपको नहीं करना है, उसके लिए आप क्लियर हो जाते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अब उसको उसकी मम्मी से डांट पड़ी तो उसने वो चीज दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करी। तो ये 4th पॉइंट हो गया आपका क्या? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि व्यवस्थापन। आपको क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, अब वो आपके दिमाग में फिट हो गया। क्या नहीं करना चाहिए? भाई मेरे को अब्यूज नहीं करना है, मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, मेरे को मार पिटाई नहीं करनी है, उसके दिमाग में सेट हो गया। क्या करना है? मेरे को अच्छे से रहना है, मेरे को प्यार से रहना है, मेरे को रिस्पेक्ट करनी है सबकी, है ना, ये चीजें करनी है, उसके दिमाग में फिट हो गया। क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो उसने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने दिमाग में सारी बातों को फिट कर लिया। अब 5वें चरण में क्या हुआ? अब उसने अच्छे से बिहेव किया सबके साथ में उसने, है ना, आदर सम्मान से बात करी, इज्जत से बात करी और अपना अच्छे से सारा काम जो है वो करता रहा। ठीक है, तो अब उसने इस चीज को, सबको रिस्पेक्ट देना और इतने अच्छे से करा कि अब वो चीज उसके अंदर इंटरनलाइज हो चुकी है, उसका कैरेक्टर बन चुकी है। अब वो कभी भी किसी को अब्यूज नहीं करता है, कभी भी लड़ाई नहीं करता है, कभी भी झगड़ा नहीं करता है, कभी भी मार पिटाई नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका 5वां चरण हो गया आपका कैरेक्टराइजिंग। इस तरीके से बच्चे का जो व्यवहार है वो डेवलप हो गया, और यही तो हमको डेवलप करना था। अफेक्टिव डोमेन में, भावनात्मक डोमेन में हमको बच्चे के अंदर भावनाएं ही तो जगानी थी, उसका व्यवहार ही तो बदलना था, उसका जो दृष्टिकोण है वही तो बदलना था। वो बदल दिया हमने 5 चरण से। ठीक है, तो इस तरीके से बेंजामिन ब्लूम ने कहा कि ये 5 चरण के माध्यम से एक टीचर बच्चे के अंदर व्यवहार में भी बदलाव जो है वो ला सकता है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, पूरा अपना एनर्जी लगा के, सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स निकाल के। अब हमारा जो लास्ट चरण आता है आपका, वो आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोप्रेरक डोमेन, या फिर ये आपका कार्य आधारित डोमेन होता है, एक्शन बेस्ड डोमेन होता है। इसका क्या मतलब है?
हमने कॉग्निटिव डोमेन देखा जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास कैसे करना है देख लिया, बच्चे के अंदर भावनाओं का विकास कैसे करना है वो भी पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी 5 चरण की। अब बच्चे के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कौशल का विकास भी तो करना है ना, हमको नए नए एक्टिविटीज भी तो उसको सिखानी है। वो कैसे डेवलप करेंगे बच्चे के अंदर, वो भी टीचर को आना चाहिए। उसके लिए भी बेंजामिन ब्लूम ने 5 चरण बताए हैं। अब वो 5 चरण क्या है उसको भी समझ लेंगे हम बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इसका हिंदी इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं थ्योरी को, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बोला है कि स्किल इन द साइकोमोटर डोमेन डिस्क्राइब द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक हैंड और अ हैमर। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली फोकस ऑन चेंज एंड और डेवलपमेंट इन बिहेवियर और स्किल्स। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, मनोप्रेरक डोमेन में कौशल शारीरिक रूप से किसी उपकरण या साधन को परिवर्तित करने की क्षमता का वर्णन करता है, जैसे कि हाथ या एक हथौड़ा है। मनोप्रेरक उद्देश्य सामान्यतः व्यवहार या कौशल में परिवर्तन या विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि इसके अंदर क्या बताया हुआ है, मनोप्रेरक डोमेन यानी कि आपका जो साइकोमोटर डोमेन है, इसके अंदर हमको क्या करना है, बच्चे के अंदर जो कौशल है, जो स्किल्स है वो सिखानी है और कौशल में परिवर्तन लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, 5 चरण को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला चरण क्या है इसका, ऑब्जर्विंग या फिर इमिटेशन। ऑब्जर्विंग क्या होता है, अवलोकन या फिर नकल करना। इसका क्या मतलब है, इसमें शारीरिक व्यवहार का सक्रिय मानसिक रूप से भाग लेना शामिल है और शारीरिक व्यवहार की नकल करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि इट इन्वॉल्व एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ अ फिजिकल बिहेवियर एंड अटेम्प्टेड कॉपिंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर। ऑब्जर्व करना किसी को, इमिटेशन करना, इमिटेशन यानी कि नकल करना। नकल करना आपने देखा है ना, आप काफी सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे की नकल कर सकते हैं, जो आपकी है ना एक्टिंग फील्ड है उसके अंदर, भाई जैसा वो दूसरा इंसान कर रहा है आप भी सेम टू सेम उसकी कॉपी कर रहे हो, तो वो होता है नकल करना, सामने वाले को इमिटेट करना, उसको इमिटेशन करना, उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो नकल करने का सिंपल सा मैं मतलब बताऊं अगर आपको, तो अब मैं ये भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि सपोज सामने कोई बच्चा अगर साइकिल चला रहा है और आपको भी साइकिल चलाना सीखना है, क्योंकि साइकिल क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। यहाँ पे हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो यहाँ पे हम कौशल की ही बात करेंगे, दिमाग की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सामने बच्चा अगर कोई साइकिल चला रहा है तो आप उसको देखोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, अब आप भी वैसा ही करने की कोशिश करोगे। तो ये क्या है, आप घर पे जाओगे और फिर वैसे ही पैडल चला के साइकिल चलाने की कोशिश करोगे, तो आप उसकी नकल कर रहे हो ना, ये होता है इमिटेट करना, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा चरण क्या बताया, हस्त कौशल यानी कि मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन मीन्स परफॉर्मिंग सर्टन एक्शंस बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले वो बच्चा जैसा कर रहा है आपने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व करा, आप घर पे गए, आपने भी वैसे ही साइकिल चलाने की कोशिश करी, क्योंकि आपको भी वो कौशल सीखना है, वो एक्टिविटी सीखनी है। घर पे गए, सेम वैसे ही साइकिल चलाने की कोशिश करी, वो क्या हो गया आपका हस्त कौशल यानी कि मैनिपुलेशन करना, ठीक है। तीसरा चरण क्या है, सुस्पष्टता यानी कि प्रिसीजन क्या है, प्रैक्टिस करना बार बार। अब आपने बार बार उस साइकिल को बार बार पैडल चलाए, बार बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको वो साइकिल चलाने में महारत हासिल हो जाए, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइकिल चलाना सीख जाओ, इसलिए आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये क्या है, एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस इंक्रीज विद प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करने से प्रदर्शन में सटीकता बढ़ती है। बार बार उस चीज का अभ्यास कर रहे हो, वो होता है आपका प्रिसीजन यानी कि सुस्पष्टता, ठीक है। फोर्थ चरण क्या है, ग्रंथ यानी कि यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, हिंदी में ट्रांसलेशन में आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेशन का मतलब है यहाँ पे अभ्यास के द्वारा दक्षता और प्रभावशालीता के वांछित स्तर को प्राप्त करना। अब आपने क्या करा है, आर्टिकुलेशन, और लास्ट में आता है आपका नेचुरलाइजेशन। आर्टिकुलेशन क्या है, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रैक्टिस। अब तीसरे चरण में जब हमने प्रिसीजन किया, हमने प्रैक्टिस करी, तो इतने बेहतरीन तरीके से आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर ली कि अब आप उसकी महारत जो है वो हासिल कर चुके हो, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से आपको साइकिल चलाना आ गया, आपने इतनी हजारों बार पैडल चला लिया, इतनी हजारों किलोमीटर तक साइकिल चला ली कि अब आपकी साइकिल चलाने में आपकी महारत हासिल हो चुकी है, वो कौशल आपको पूरा तरीके से बेहतरीन तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकुलेशन। और फिफ्थ होता है आपका नेचुरलाइजेशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको जब हम अफेक्टिव डोमेन पढ़ रहे थे, कैरेक्टराइजेशन यानी कि कोई चीज आपको इतनी बेहतर तरीके से आ चुकी है कि अब वो आपकी प्रकृति बन चुकी है। रात को 2 बजे भी उठा के पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या है, तो फट से उसका आंसर बता रहे हो। क्यों बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, कि भाई इतनी बार, हजारों बार उस चीज की प्रैक्टिस कर ली है, हजारों बार हमने ABCD याद कर लिया है कि अब रात को 3 बजे, रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछ लेता है कि B के बाद क्या आता है, C के पहले क्या आता है,
तो हम चुटकियों में उसका जवाब दे देते हैं, है ना। तो ये होता है आपका नेचुरलाइजेशन, यानी कि स्किल इज इंटरनलाइज्ड एंड A learner is able to adapt, modify और design a new technique, method और procedure according to the requirement of the situation। यानी कि अब वो चीज़ आपके अंदर इतनी बेहतर तरीके से आ चुकी है, अब वो आपका कैरेक्टर बन चुकी है कि आप अब उस चीज़ में अपने अकॉर्डिंग कुछ बदलाव भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। किसी चीज़ में बदलाव कब कर पाओगे आप? जब आप उस चीज़ में महारत हासिल हो जाएगी, आपको उस चीज़ की मतलब पूरी इन डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी, तभी तो आप उस चीज़ का एक नया प्रोडक्ट बना पाओगे। जब आपको पहले उस चीज़ की जानकारी ही नहीं है तो फिर उसमें बदलाव कैसे करोगे? नहीं करोगे। पहले अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ नया है ना, जैसे डेवलप करना है, कुछ नई इनोवेशन करनी है, तो पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आपने वो चीज़ पूरी अच्छी तरीके से सीख ली, सब कुछ पता चल गया, तो अब उसके अंदर आप कुछ अपने अकॉर्डिंग बदलाव जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट होता है आपका नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके अंदर कैरेक्टराइजेशन हो चुका है उस चीज़ का, वो चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से आपके अंदर इंटरनलाइज हो चुकी है। ठीक है, ये पांचों चरण होते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना का हिंदी में मतलब क्या है ना, नकल करना या फिर अवलोकन करना। भाई जो सामने वाला जैसा कर रहा है वैसा आप उसको देख रहे हो, नकल कर रहे हो। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज़ को। अब सपोज आपको डांस करने की एक स्किल को सीखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, आपको कोई डांस करने की स्किल को सीखना है, डांस करने के कौशल को सीखना है। तो आप कोई डांस क्लास में गए, जो आपका डांस टीचर है उन्होंने आपको 2-3 स्टेप बताए कि आपको राइट हैंड ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड ऐसे करना है, आपको फुटवर्क ऐसे करना है, ऐसे एक्सप्रेशन देने, उन्होंने आपको सिखाया, आपने उनको देखा। सबसे पहले दिन आपको तो नहीं आता ना डांस करना, आप वो कौशल ही तो सीख रहे हो वहां पे, तो आपने उनको देखा, उस चीज को ऑब्जर्व करा। पहला चरण समझ में आ गया। ठीक है, दूसरे में हमने क्या करा था, उसको मैनिपुलेशन करा था। अब आप घर पे गए, जैसा सर ने आपको बताया था कि राइट हैंड को ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट हैंड को ऐसे करना है, पाँव को ऐसे चलाने हैं, ऐसे फेस का एक्सप्रेशन देना है, वो सेम चीज आपने घर पे जाके खुद से करने की कोशिश करी। भाई डांस क्लास में तो सिर्फ सर को देख के सीख रहे थे, अब घर पे गए सेम टू सेम चीज खुद ने करने की कोशिश करी, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक वो आएगा कैसे फिर आपको, है ना। तो घर पे गए, वो सेम चीज आपने खुद ने करने की कोशिश करी, तो वो होता है मैनिपुलेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या बताया मैंने, प्रैक्टिस। अब आपने वो डांस स्टेप की इतनी अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि आपको वो जो डांस है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आने लग जाए। तो बार बार उस चीज की, बार बार उस एक ही स्टेप की 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कर रहे हो डेली। तो ये प्रैक्टिस करना क्या होता है, प्रिसीजन करना। प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी उस चीज में महारत हासिल हो सके। ठीक है भैया, अब फोर्थ पॉइंट में क्या देखा था हमने, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी कि अब आप डेली 1 महीने तक उस एक ही स्टेप को रोज 10 बार कर रहे हो, तो इतने बेहतर तरीके से आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली कि अब वो चीज आपकी मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब आपने उस डांस स्टेप में महारत हासिल कर ली, वो जो पूरा डांस है अब वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आ चुका है। ठीक है, 5वें चरण में हमने क्या देखा, नेचुरलाइजेशन। यानी कि अब वो डांस आपको इतने बेहतर तरीके से आ गया कि आपको कभी भी किसी भी फंक्शन में बोल देंगे ना कि आपको इस गाने पे डांस करना है, तो वो डांस के स्टेप्स आपको सारे रटे हुए हैं दिमाग में, आप कभी भी उस गाने के ऊपर डांस आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको अब उसके अंदर महारत हासिल हो चुकी है। ठीक है, ये था आपके 5 चरण। तो इस तरीके से आपने वो डांस स्टेप जो है वो सीख लिया, पूरा डांस आपको आ गया, और यही था हमारा कौशल सिखाना कि हम बच्चे को कौशल किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो बच्चा पहले देखेगा उस चीज़ को, फिर खुद से करने की कोशिश करेगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेगा, और इतनी बार प्रैक्टिस कर लेगा कि अब उसको उस चीज़ में महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, आई होप अब सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको साइकोमोटर डोमेन भी समझ में आ गया होगा, आपको कॉग्निटिव डोमेन और आपका जो अफेक्टिव डोमेन है, तीनों ही डोमेन्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और तीनों डोमेन्स में जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करूं। तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपके पास में मिलते रहें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।